नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज अपनी एथिक्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एथिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन की, दैट इज अप्लाइड एथिक्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एथिक्स की 4 डायमेंशंस होती हैं, जिसमें से एक होती है मेटा एथिक्स, दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव, तीसरी होती है नॉर्मेटिव या जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं, एंड चौथी होती है अप्लाइड। मैंने आपको बताया था कि मेटा एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इन दोनों का ही यूपीएससी के लिए कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। मैंने आपको प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स में या नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 सब स्कूल्स का जिक्र किया था, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से थे? डियोंटोलॉजी, देन कॉन्सिक्वेंशलिज्म जिसे हम टेलियोलॉजी कहते हैं, एंड जो तीसरा था वर्चू एथिक्स। आज हम अप्लाइड एथिक्स का मीनिंग जानेंगे। अप्लाइड एथिक्स से जुड़े हुए 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, जिसमें बायो एथिक्स आ गया, एनवायरमेंटल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। इन चारों को डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े हुए प्रिंसिपल्स को देखेंगे, इनसे जुड़े हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। इस सेशन में आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को टैकल किया? अगर नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के इस चैनल का नाम है चांद कुबा ऑफिशियल। आप यहाँ पे डेली आपको प्रीलिम से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही में आप इंस्टाग्राम की इस आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलता है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की। देखिए, हम जब भी किसी फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में जुड़े हुए बहुत सारे एथिकल डिलेमास, जो कि उसी फील्ड के स्पेसिफिक डिलेमास है, वो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो लेट्स से आपको ये फेस करना पड़ सकता है कि इस पर्टिकुलर मरीज को हम अबॉर्शन करें या नहीं करें, या इसको ये दवाई दें या नहीं दें, इसको इसके पास पैसे नहीं है तो इसको किस तरह से मदद करें, एक्सेट्रा। इसी तरह से जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं किसी दवाई को लेकर, तो वहाँ पे आपको ये फेस करना पड़ता है कि यार यहाँ पे हम किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, सामने वाले को अगर हम ये फैक्ट्स का खुलासा करें या ना करें। सो ये बहुत सारे डिलेमास होते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके सामने बहुत सारे डिलेमास आने वाले हैं, राइट। सो हर फील्ड में अपने अपने डिलेमास होते हैं, हर फील्ड की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका उसी फील्ड से जुड़ा हुआ माइंडसेट होना चाहिए, और एथिकल माइंडसेट भी उसी फील्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वही होता है अप्लाइड एथिक्स। सो बेसिकली वही मैंने यहाँ पे लिखा, दैट अप्लाइड एथिक्स फोकसेस ऑन एथिकल इश्यूज एंड मॉरल प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर जगह पर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आता है बायो एथिक्स। नाउ बायो एथिक्स किन लोगों को फेस करना पड़ता है, या किन लोगों के लिए ये टॉपिक रेलेवेंट हो जाता है? यूपीएससी के लिए तो खैर हर टॉपिक ही रेलेवेंट है, लेकिन जब आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जो कि या तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ है या फिर लाइफ केयर साइंसेस से जुड़ा हुआ, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे जीन एडिटिंग हो, हर जगह पर बायो एथिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है? that it is an interdisciplinary field that addresses ethical issues and principles surrounding medical and biological research, treatment, practice, etc. अब इसमें कौन से की एरियाज हैं वो हमें समझने जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मेडिकल एथिक्स। नाउ मेडिकल एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कैसे इश्यूज आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ डॉक्टर, आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे इन इश्यूज को फेस करना पड़ता है कि जिन पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर रहा हूँ उनको कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक केस हुआ जहां पर एक डॉक्टर कपल ने बहुत सारे मरीजों को ऐसे लोगों से ऑपरेट करवा दिया जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं थे, राइट। सो वहां पर पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारा गड़बड़ किया। आज की डेट में वो जेल में। सो इट इज इलीगल एज वेल एज इमोरल ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको पेशेंट के जुड़े हुए जितने भी कंसर्न्स आ जाते हैं, वहां पर मेडिकल एथिक्स काम आते हैं। फिर आता है रिसर्च एथिक्स। ना रिसर्च एथिक्स में अगेन हम देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं, जिनको पब्लिक में लाने से पहले रिसर्च किया जाता है। एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। ऐसे में बहुत सारे एथिकल इश्यूज अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लेट्स से रिसर्च करने वाले हैं, उन्हें हम कितनी इन्फॉर्मेशन दें, कितनी नहीं दें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑफ कोर्स। दूसरा आ जाता है कि जब एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च हो गई या कुछ पेशेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च कर लिया, अप्लाई करके देख लिया मेडिसिन, उसके बाद हमारी उन पेशेंट्स के रिगार्डिंग कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो पोस्ट रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू यहां पर आ जाता है। सो ये हो गया रिसर्च एथिक्स। तीसरा आता है जीन एडिटिंग। आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को देखा होगा, जिसमें ब्रिंजल वगैरह आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे में यहाँ पे कहानी सिर्फ क्रॉप्स तक सीमित नहीं है, यहाँ पे कहानी अब जीन एडिटिंग ह्यूमन बींग्स तक पहुंच चुकी है। जीन थेरेपी तो हमने देख ही चुके हैं, यहाँ पे जीन एडिटेड
बेबी, जिसे हम डिजाइनर बेबी भी कह देते हैं, वो भी एक नया कंसेप्ट आ चुका है जहां पे ऑलरेडी चाइना में ये अप्लाई भी हो चुका है। ऐसे में कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं कि कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर होंगे, क्या इम्पैक्ट फैमिली लाइफ के ऊपर होंगे, क्या इम्पैक्ट एज अ स्टेट हमें फेस करने पड़ेंगे। सो ये सारे जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे जेनेटिक एथिक्स में जुड़ जाते हैं। तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव एथिक्स। अब रिप्रोडक्टिव एथिक्स में क्या है कि भाई देखिए, ह्यूमन बींग्स हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, जिसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी तो आपने सुना ही होगा, सरोगेसी का कंसेप्ट आ चुका है, पेरेंटल स्क्रीनिंग का कंसेप्ट है, एबॉर्शन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी वो सारे एथिक्स से जुड़े हुए इश्यूज आ जाते हैं कि भाई क्या हमें अबॉर्शन करना चाहिए, अबॉर्शन कितना सही कितना गलत, किस केस में अबॉर्शन को अलाउ किया जाना चाहिए, किस में नहीं अलाउ होना चाहिए, सरोगेसी किस केस में अलाउ हो, किस केस में नहीं अलाउ हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर बात की जाती है रिसोर्स एलोकेशन की एंड पब्लिक हेल्थ एथिक्स की। अब देखिए, ये जो दोनों ही फील्ड्स हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए थे जब कोविड आया था। कोविड में हमने देखा कि भाई कहाँ पे कितने रिसोर्सेज देने हैं, पहाड़ों में ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या फिर प्लेन्स में है, बुजुर्गों को है या बच्चों को है या महिलाओं को है, किस फील्ड में, या फिर अभी आपने देखा कि जो वैक्सीन है वो अमीरों को मिल रही है या गरीबों को नहीं मिल रही है, या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन। सो ये सारे जो इश्यूज हैं हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के केस में देखा था, बेड्स के केस में देखा। सो ये जो सारे के सारे इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्स एलोकेशन से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, अगेन बायो एथिक्स का हिस्सा है। पब्लिक हेल्थ एथिक्स में क्या आ जाता है, आपके जितने पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। फिर आता है जी एनवायरमेंटल एथिक्स। अब देखिए, एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या आता है, एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली स्टडी करता है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या हमारी कंसर्न्स होने चाहिए एनवायरमेंट को लेकर, क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एनवायरमेंट को लेकर, वो सारे के सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, रिसोर्स डिप्लीशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इन सभी इश्यूज को लेकर हमारे क्या मॉरल थॉट्स हैं, क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे एनवायरमेंटल एथिक्स का हिस्सा हैं। अब इसमें एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े हुए हमें 3-4 कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, 3-4 आइडियाज का पता होना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हम उनमें से अपनी लाइफ में कौन से आइडिया को अप्लाई करके चल रहे हैं, या सोसाइटी कौन से प्रिडोमिनेंटली कौन से आइडिया को अप्लाई करके चलती है। जिसमें सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का ये जो कंसेप्ट है, इसका जो कहना है या जो ये आइडिया है, ये एडवोकेट करता है कि एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सभी जो एस्पेक्ट हैं या सभी जो चीजें हैं, उनकी खुद में एक इनहेरेंट वैल्यू होती है। यू कांट जज द वैल्यू of environment or environmental things on the basis of the utility that you gain. You have to assume और you have to respect कि environment के हर पहलू की, चाहे वो रिवर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो पत्थर हैं या फिर पहाड़ हैं, पेड़ हैं, कुछ भी है, उनकी वैल्यू है in themselves. They are not ends, they are not means to something, they are ends in themselves. So इसका मतलब होता है intrinsic value. फिर आता है आपका, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, यहां पर मैं पहले आना चाहूंगा, that is एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। नाउ एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर ह्यूमन बीइंग को सारी चीजों का सेंटर समझा जाता है, जहां पर ये एज्यूम किया जाता है कि जितनी भी चीजें एनवायरनमेंट में हमें दिख रही हैं, चाहे वो पेड़ है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, कुछ भी हमें दिख रहा है, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर ऑफ द कंसर्न एंड एवरीथिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो सोच है, ये जो आइडिया है, ये सबसे बड़ा कारण है जो कि एनवायरमेंटल डिप्रेशन का कारण आज की डेट में बना हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट का कारण बना हुआ है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर पोल्यूशन हो। सो दिस इज द टुडेज प्रेवलेंट थॉट दैट वी सी। फिर आता है इकोसेंट्रिसिज्म। नाउ इकोसेंट्रिसिज्म में क्या चीज आ जाती है, कहता है जी इट इज अ पर्सपेक्टिव दैट प्लेसेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल लिविंग बीइंग्स, तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आ गए। सो कहता है जी प्लेसेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट regardless of their perceived usefulness and importance to human beings. So basically ये इकोसेंट्रिसिज्म का जो आइडिया है, इसमें ये कहा गया कि भाई अगर ह्यूमन बीइंग्स की वैल्यू है तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनवायरनमेंट के हर पहलू की वैल्यू है, एंड सबको इक्वल समझा जाना चाहिए, चाहे आप वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आप एनवायरनमेंट के किसी पहलू को देखें, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, झरना हो, कुछ भी हो, सबको आपको कद्र करनी चाहिए, किसी को आपको पोल्यूट नहीं करना चाहिए, किसी को आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। जितना आप ले रहे हैं
इसे समझ कर लेना चाहिए कि भाई क्या ये अपने आप से ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाएगा या नहीं, राइट। सो इकोसेंट्रिसिज्म का वो थॉट है जो कि हमें लेकर चलना होगा, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को भी सिखाना होगा, हमें भी अडॉप्ट करना होगा, तभी जाकर एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है। फिर दो और वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, वन इज कंजर्वेशन, वन इज प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स, वो भी समझना जरूरी है। कहते हैं जी कंजर्वेशन इज द सुइटेबल यूज and management of natural resources including wildlife, water, air, earth deposits, etc. On the other hand, preservation is maintaining the environment in its present condition and minimizing human impact. अब देखिए कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या है। कंजर्वेशन है सुटेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आप कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाता है कि आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं बट उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितना आपकी नीड है। एट द सेम टाइम आप कोशिश भी कर रहे हैं कि उसे हम मैनेज इस तरह से करें कि रिप्लेनिश हो जाए, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन जो है सिर्फ ये है कि भाई आपने जिस स्टेट में किसी चीज को पाया है वहीं पे आप उसे मेंटेन करके रखें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की, हमारे नेशनल पार्क्स की, हम उन सबको हम प्रिजर्व करते हैं। कंजर्वेशन में सारी चीजें आ जाती हैं जहां पर हम उन्हें यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर ओन बेनिफिट एंड एट द सेम टाइम वी मैनेज देम इन सच अ वे कि वो रिप्लेनिश होते रहें, वो दोबारा रीजनरेट होते रहें। तो वो आ जाता है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं आज हमें या हमारी धरती पे रहने वाले लोगों को, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछा जाता है, राइट। सो क्लाइमेट चेंज, नाउ क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल जस्टिस हो गया, ये थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज क्या है, देख कहता है जी एथिकल इंप्लीकेशन ऑफ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज एंड इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस द फुटप्रिंट। सो बेसिकली जब हम एथिकल इशू या एथिकल पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो हमें कहता है जी यहाँ पर ये तय करना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, जो नहीं ले रहा है उसकी जिम्मेवारी यहाँ पर तय करनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी कहता है जी मॉरल ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज, अब देखिए जितनी भी इन्वेसिव स्पीसीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही हैं तो उसमें मोस्टली जो रोल रहता है वो ह्यूमन बींग्स का रहता है। ऐसे में हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो उन्हें कैसे बचाया जाए। फिर तीसरा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी ऑल नो दैट वी यूज्ड फॉर टुडेज इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स एंड एट द सेम टाइम वी प्रिजर्व देम फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, राइट। फिर एनवायरमेंटल जस्टिस। नाउ एनवायरमेंटल जस्टिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के द्वारा, सेकंड जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके द्वारा, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो आइलैंड नेशंस हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर विक्टिम है, उन्हें सबसे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। जब बात आती है एनवायरमेंटल जस्टिस की तो एनवायरमेंटल जस्टिस कहता है जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होना चाहिए, बर्डन्स होना चाहिए, ensuring that no group of people bears the disproportionate share of the negative environmental consequences। अब क्या कहता है कि भाई बेनिफिट अगर मिले तो एनवायरनमेंट के सबको बराबर मिले, अगर कंसिक्वेंसेस भोगने पड़े, अगर नुकसान मिले तो वो भी सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप बेनिफिट एंजॉय कर रहा है और दूसरा उसका खामियाजा भुगत रहा है। सो ये आइडियाज हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। देखिए जब आप बिजनेस में होते हैं तब भी बहुत सारे एथिकल डिलेमास आपके सामने हर दिन आते हैं, तो वहीं पे बिजनेस एथिक्स काम आता है। नाउ की प्रिंसिपल्स क्या है बिजनेस एथिक्स के? अगेन जो वैल्यूज को हम अपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं, उन्हीं में से कुछ वैल्यूज यहाँ पे कॉमन हो जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी है, फेयरनेस है। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं मैं इनको आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूंगा, सो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट हो गया। नाउ रिस्पेक्ट मतलब क्या? that acknowledging the achievement of all or acknowledging the inherent wealth of all individuals and considering the impact of the business actions on all stakeholders। so यहाँ पर रिस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगेन सेम कंसेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि हर स्टेक होल्डर की अपनी एक इनहेरेंट वैल्यू है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो आपका सेल्स पर्सन हो, चाहे वो आपका पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी एक इनहेरेंट वैल्यू है। यू कांट डिसरिस्पेक्ट वन इंडिविजुअल फॉर योर ओन इंटरेस्ट, राइट। तीसरा क्या आ जाता है फिर? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का भी अगेन आप देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमसे रेलेवेंट फैक्ट्स छुपाती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या हमारे बेनिफिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं पर कंपनीज अपने एम्प्लॉय से भी चीजों को छुपाती हैं। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि यू मस्ट बी ओपन टू योर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग योर कस्टमर्स एंड योर टीम मेंबर्स।
ऐसा करने से ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है एंड अल्टीमेटली बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स, बी इट आउटकम्स आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी से हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि सोसाइटी में अगर मान लीजिए हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ तो उसका हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या फिर कोई मैनेजर है अपनी टीम से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना अपनी टीम के प्रति। सो वो सारी चीजें यहाँ आ गई। लॉयल्टी हो गया, लॉयल्टी अगेन यहाँ पर कंसेप्ट जो है बिजनेस एथिक्स जो है वो अपनी कंपनी तक सीमित नहीं है, अपने बिजनेस तक सीमित नहीं है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इनहेरेंटली जुड़ा हुआ है। तो जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं, लॉयल्टी हमें अपनी टीम के तक ही सीमित नहीं रखनी है, हमें अपने कस्टमर से भी लॉयल्टी बनानी है, अपनी सोसाइटी से भी लॉयल होना होगा। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू बी लॉ अबाइडिंग। सो कोई भी बिजनेस है वो इन लेटर एंड स्पिरिट लॉ को फॉलो करे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नाउ एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स, कहाँ कहाँ बिजनेस एथिक्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए जब हम हमारे टॉपिक नंबर 6 और 7 को पढ़ते हैं वहां पे ये सारी चीजों को हम ऑलरेडी कवर करते हैं एथिक्स में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या एथिकल इश्यूज चलते हैं वो हम वहां पे देखेंगे। फिर CSR is a responsibility initiative, that is corporate social responsibility initiative, जहां पर because we have gained from the society as a business and it is our responsibility to give back to the society। फिर एथिकल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़ा ब्रांड था जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई था, राइट। तो एक इन्फ्लुएंसर ने उस ब्रांड के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया, अल्टीमेटली हुआ ये कि उस ब्रांड को अपनी वो जो शुगर कंटेंट है वो लो करना पड़ा। वो ब्रांड की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी उसमें लिखा जा रहा था कि इट इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रांड फॉर किड्स, इट इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रांड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम जो उसमें शुगर कंटेंट था कोई भी नहीं कह सकता कि ये हेल्दी था, राइट। सो आपको जो भी ब्रांडिंग करनी है वो रिस्पॉन्सिबल ब्रांडिंग करनी होगी, आपको जो भी मार्केटिंग करनी है वो रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मार्केटिंग करनी होगी। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट बेसिकली। कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोडक्ट सेफ्टी, आप अपने फायदे के लिए कंज्यूमर की सेहत के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बेसिकली एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप बेसिकली जो हमारे एनवायरमेंटल एथिक्स का पार्ट था वहां पे आना चाहिए था। एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपको फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम करते हैं या फिर आपके लिए काम करते थे, आपकी जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजेस इन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में सबसे बड़े एथिकल डिलेमास हमें क्या फेस करने पड़ते हैं या चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज अगेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फॉर एग्जांपल सैलरीज आर लिमिटेड। अब ज्यादा सैलरी किसे मिलेगी, वो मैनेजर को जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है या फिर उन टीम मेंबर्स को जो कि सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सेम हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग में हमें देखने को मिलता है कि कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति जिसे पता है कि कंपनी बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है जिसके बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सो वो क्या करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहले ही कुछ लोगों को बता देता है कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए क्योंकि कल को हम ये डिसीजन लेंगे, भाव बढ़ने वाले हैं शेयर्स के। सो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगेन अनड्यू गेन किसी व्यक्ति को देना बिकॉज यू आर इन पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फिर आता है ब्राइबरी एंड कंजम्पशन, करप्शन, एंड तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ देखिए हमने बहुत सारे यहाँ पर केसेस देखे हैं जहां पर व्हाट वी से कॉपीड बुक्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप रास्ते में चलते हैं आपको रेड लाइट पे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट फोटोकॉपी, सेकंड फोटोकॉपी जो बुक्स होती हैं 100 रुपए में मिल जाती हैं। वो बुक्स जो कि किसी लेखक ने लिखी थी अपनी सारी जिंदगी लगाकर, और वो शायद आपको 500 रुपए की नहीं खरीदनी थी, आपने 100 रुपए में खरीदी। इसी तरह से पायरेसी के और बहुत सारे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट है जिसकी वजह से सोसाइटी में हम शायद आज इकोनॉमिक गेन हासिल कर लें, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर डिस्करेजिंग पीपल टू बी क्रिएटिव इन देयर फील्ड्स, राइट। सो दैट इज अगेन एन एथिकल इशू। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है, देखिए जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं वी हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न्स द बिहेवियर, राइट। एंड जब हम इन कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो उसी को हम एथिक्स कह देते हैं, राइट। नाउ एथिकल इश्यूज क्या क्या आ जाते हैं या कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हमारे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमें क्या क्या फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले लॉफुलनेस हो गया,
इम्पार्शियलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी है, सर्विस ओरिएंटेशन है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ अदर्स। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आने वाले सेशंस में हम इनको वैसे डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है, अगेन वही जो हमने बिजनेस में देखे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, करप्शन एंड ब्राइबरी है, विसल ब्लोइंग है, पॉलिसी डिलेमास है, ये सारे के सारे हमारे चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आ जाते हैं। सो ये कुछ 4 फील्ड्स हमने डिस्कस किए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चारों फील्ड से ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है कि और फील्ड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ये यहाँ पे डिस्कस करने का इकलौता पर्पस ये था कि भाई जो अप्लाइड एथिक्स है बेसिकली उनमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अल्टीमेटली ये जो केसेस हैं या ये जो एथिक्स के केसेस हैं ये हम केस स्टडीज़ में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो आने वाली केस स्टडीज़ में भी आपको अप्लाइड एथिक्स देखने को मिलता रहेगा। आज का वीडियो अगर ये आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।